बच्चों इस वीडियो में हम चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चंस की वीडियो का लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज़ एन अननोन चार्ज। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज 1.5 into 10 to the power 3 न्यूटन पर कूलम and points radially inward, what is the net charge on the sphere? यहाँ पर बच्चों हमें कंडक्टिंग स्फीयर पर चार्ज फाइंड करना है कि चार्ज कितना होगा। कंडक्टिंग स्फीयर की रेडियस हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर और ये गिवन है कि इस स्फीयर के सेंटर से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतनी है 1.5 into 10 to the power 3 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें डायरेक्शन भी गिवन है कि ये इनवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है, स्फीयर की तरफ डायरेक्शन हमको यहाँ गिवन है और चार्ज फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बच्चों क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये एक स्फीयर है जिस पर हमें चार्ज फाइंड करना है कितना है। इस स्फीयर की रेडियस को हमने लिख लिया है कैपिटल आर और ये वैल्यू हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है। इसको 100 से डिवाइड करके हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो 0.1 मीटर आ गई। और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है इसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, जिसको हमने स्मॉल आर लिखा है। ये स्मॉल आर ये जो है ये क्या है, सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की ये है। डायरेक्शन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की गिवन है इनवर्ड, ये डायरेक्शन हमें गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर ये इनवर्ड डायरेक्शन क्या शो कर रहा है कि टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होगी ये डायरेक्शन, मीन्स ये जो स्फीयर है इस पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा इस पर, ठीक है। तो हमें ये तो पता चल गया कि चार्ज की नेचर कैसी है, ये नेगेटिवली चार्ज स्फीयर है, ये पता चल गया है। बस अब हमको इसका अमाउंट जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक। सारी वैल्यूज़ हमने नोट कर ही ली हैं। फिगर आपको ये समझ में आई गई होगी कि इनवर्ड डायरेक्शन से हमें ये पता चला है कि जो चार्ज है वो नेगेटिव है। वो भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इनवर्ड डायरेक्शन ऑफ ई shows that Q इज़ नेगेटिव, ठीक है। हमको इससे पता चल गया कि चार्ज की वैल्यू जो है वो माइनस में होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी। अब बच्चों हमें फार्मूला भी पता है, हम ये गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन से हम डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पर लिख ले रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द चार्ज स्फीयर, कोई कंडक्टिंग स्फीयर है तो कंडक्टिंग स्फीयर से बाहर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का हमारे पास ये फार्मूला होता है। कैसे आता है फार्मूला, ये भी हम जल्दी से ऐसे देख सकते हैं कि इस फार्मूले को हम गॉस लॉ की हेल्प से फाइंड करते हैं। क्या है गॉस लॉ, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये है गॉस लॉ का फार्मूला। और ये फाई जो है इसकी डेफिनेशन से हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ई इंटू यहाँ पर हम एरिया लेते हैं, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर जो आर है वो क्या है, वो गॉसियन सरफेस जो बनेगी उसकी रेडियस लेते हैं हम, ठीक है। गॉसियन सरफेस की रेडियस लेंगे। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो इस पॉइंट से ही जाने वाली ऐसे हम एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस एज्यूम करते हैं ना, तो उसकी डिस्टेंस हम ये आर ले रहे हैं। हम इसको एक्स भी लिख देते हैं, तो फिलहाल हम इसको क्या लिख रहे हैं यहाँ पर आर, तो ये आर ऐसे ये डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये गॉसियन सरफेस के लिए हमने यहाँ पर लिया है 4 पाई आर स्क्वायर। अब इससे हम देख सकते हैं कि ये 4 पाई जब हम इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू है और ये आर स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा इस तरह से। तो अब हम यहाँ पर सारी वैल्यूज़ रख देते हैं, हमें फाइंड करना है क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है हमारे पास 1.5 into 10 to the power 3 और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 into 10 to the power 9। क्यू हमको फाइंड करना है और यहाँ अपॉन में ये आर स्क्वायर मीन्स कौन सी डिस्टेंस लेंगे हम, ये 0.2, उस पॉइंट तक की डिस्टेंस जिस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। तो ये है यहाँ पर 0.2
और इसका हमने ये स्क्वायर कर दिया। अब इससे हम Q फाइंड कर लेते हैं, तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू इसका स्क्वायर कर देंगे, ये क्या आएगा 0.04 और यहाँ फिर ये अपॉन में क्या है 9 इंटू 10⁻⁹। अब यहाँ हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो और ये डिवाइड करके हमारे पास वैल्यू आ जाती है 6.67 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक, ये Q की वैल्यू आ गई 6.67 नैनो कूलम। ये 10⁻⁹ है ना, तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया है। A uniformly charged conducting sphere of 2.4 meter diameter has surface charge density of 80.0 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर बच्चों हमको एक यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर दिया हुआ है जिसकी डायमीटर 2.4 मीटर है और उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी ये गिवन है हमें 80.0 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। ए पार्ट क्या है, फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। ठीक है, हमें Q की वैल्यू फाइंड करनी कि अगर ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की हेल्प से हमको चार्ज फाइंड करना है, Q की वैल्यू फाइंड करनी है। बी पार्ट है व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। और जब हमारे पास चार्ज आ जाएगा तो फिर हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बच्चों क्वेश्चन में हमें डायमीटर ऑफ द स्फीयर गिवन है 2.4 मीटर। इसकी हेल्प से हमने रेडियस फाइंड कर ली स्फीयर की, तो d/2 कर देंगे, डायमीटर अपॉन 2 इज इक्वल टू रेडियस, तो ये 1.2 मीटर हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ गई। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, ये गिवन है। तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें माइक्रोकूलम में गिवन है बच्चों, इसको हम कूलम में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके लिए हम 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास 80 इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये सिग्मा की वैल्यू आ गई। अब ए पार्ट में क्या फाइंड करना है हमको, हमें यहाँ पर चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें फॉर्मूला पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी का कि सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q/A। ठीक है, यहाँ पर A क्या है, ये सरफेस एरिया है तो इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो Q/4πr²। ठीक, अब हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पर चार्ज फाइंड करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πr²। अब हम इसमें सारी वैल्यूज़ रख देते हैं। हमको यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू गिवन है 80 इंटू 10⁻⁻6 4 पाई, तो ये हमने 4 लिख लिया। पाई की वैल्यू हम 3.14 रख लेते हैं। आर की वैल्यू कितनी है 1.2, तो 1.2 का यहाँ पर ये स्क्वायर हो गया। अब जस्ट हमको मल्टीप्लाई करना है इन सबको, तो 8 4 यहाँ पर ये आ गया 320 और उसके बाद 320 में 3.14 की मल्टीप्लाई और फिर ये 1.2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1.44 इंटू 10⁻⁻6। तो बच्चों अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है हमको, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाता है 320 इंटू 4.5216 इंटू 10⁻⁻6। अब फिर इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, थोड़ा राउंड ऑफ करके भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे हम सिर्फ यहाँ 2 तक ले लें ये वैल्यू और फिर मल्टीप्लाई कर लें, तो भी आंसर पर ऐसा कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है, अप्रॉक्स में सेम आंसर आ जाएगा। तो अब ये आ जाती है वैल्यू 14.46 इंटू 10⁻⁻4। हमने इस तरह से लिख लिया, मतलब यहाँ पर पॉइंट लगा दिया हमने, इसको 3.2 मान लिया, तो यहाँ पर पावर -4 आ गई और 3.2 की मल्टीप्लाई इसमें की तो ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, इसलिए पावर यहाँ -4 आई है। और हम इसको लिख सकते हैं 1.44 इंटू 10⁻⁻3 कूलम, ये हमारे पास Q की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो हमारे पास चार्ज आ गया, चार्ज ऑन स्फीयर
इज इक्वल टू 1.44 इंटू 10⁻³ कूलम। ये ए पार्ट हो गया बच्चों। बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या फाइंड करना है हमको? फ्लक्स फाइंड करना है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला है हमारे पास फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ से हम क्यू की वैल्यू जो हमने जस्ट कैलकुलेट की है वो रख देते हैं, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12। तो अब इसको डिवाइड करके ये हमारे पास आ गया 1.62 इंटू 10⁸। ठीक है, तो कैलकुलेशन है बच्चों, जैसे भी आपको इजी लगती है आप उस तरीके से इसको कर सकते हैं, आंसर तो सेम ही आएगा। तो अब हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू है वो 1.62 इंटू 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आ गई है। तो बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. An infinite line charge produces a field of 9 into 10⁴ Newton per coulomb at a distance of 2 centimeter. Calculate the linear charge density. बच्चों यहाँ पर क्या गिवन है हमें? इनफाइनाइट लाइन चार्ज गिवन है और इसकी फील्ड की वैल्यू गिवन है किसी पॉइंट पर। उस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? 2 सेंटीमीटर। अब हमको लीनियर चार्ज डेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, इस लाइन चार्ज के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी मीन्स लैम्डा फाइंड करना है। ये भी गॉस लॉ की एप्लीकेशन है, तो हम उसी की हेल्प से यहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी फाइंड कर लेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है किसी लाइन चार्ज से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। ठीक है, तो हमारे पास R की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो गिवन है वो है 9 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। इस 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस को हमने 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। अब ये भी गॉस लॉ की एप्लीकेशन है, जिससे कि हमारे पास ये फॉर्मूला आता है E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। हमें यहाँ पर लैम्डा मीन्स लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू E इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, या हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाए। उसकी वैल्यू हमें पता होती है ना, तो हम इसको लिख लेते हैं E इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, और यहाँ अपॉन में ये हमारे पास ये 2 से मल्टीप्लाई 2 से हमने डिवाइड कर दिया। अब हम यहाँ वैल्यूज़ रख लेते हैं। E की वैल्यू 9 इंटू 10⁴ और इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी 1/9 इंटू 10⁹, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो अब हम R की वैल्यू रख लेते हैं। R की वैल्यू क्या है? 0.02 अपॉन 9 इंटू 10⁹। ठीक है, ये अपॉन में आ गई वैल्यू। अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है हमको, तो 9 से 9 तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर हम यहाँ ये 100 लिख सकते हैं। अब पावर्स देख लेते हैं कितनी आ गई। एक ये 2 रह गया यहाँ पर, ये 2 ये वाला ये भी लिख लेते हैं। तो अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास वैल्यूज़ क्या है? 10⁻, ये 4 और यहाँ पर -9 और ये भी ऊपर जाकर -2 हो जाएगा। 100 मीन्स 10⁻²। तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ गई? 11 - 4 -7, तो 10⁻⁻7 ये लैम्डा की वैल्यू आ गई है। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? Q/L, तो कूलम पर मीटर, ये इसकी वैल्यू हो गई। तो ये आंसर आ गया यहाँ पर हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए। हेंस तो बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23। अब क्वेश्चन नंबर 24 और देख लेते हैं। 2 large thin metal plates are parallel and close to each other. On their inner faces, the plates have surface charge densities of opposite signs and magnitude 17.0 into 10⁻² कूलम पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज E? अब ये हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। किसके लिए? थिन मेटल प्लेट्स के लिए, जो पैरेलल हैं और एक दूसरे से क्लोज हैं। उनके इनर फेसेस पर हमको यहाँ पर
जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसका मैग्नीट्यूड गिवन है कि दोनों पर सेम मैग्नीट्यूड की सरफेस चार्ज डेंसिटी है, लेकिन साइन अपोजिट है। मींस एक प्लेट पर पॉजिटिव तो दूसरे प्लेट पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है। तो हम कह सकते हैं कि चार्जेस भी उन प्लेट्स पर ऑपोजिट हैं। एक प्लेट पॉजिटिव है तो दूसरी प्लेट नेगेटिवली चार्ज्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ए पार्ट के लिए इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, और बी पार्ट में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकेंड प्लेट, और सी पार्ट में हमें प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बच्चों क्वेश्चन में जो हमें प्लेट्स दी हुई हैं मेटल की, उनको हमने ड्रॉ कर लिया है, और सरफेस चार्ज डेंसिटीज़ हमको गिवन है कि प्लेट 1 के लिए ये पॉजिटिव है, प्लेट 2 के लिए ये नेगेटिव है। ठीक है, हमने वैसे मान लिया है कि ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, और इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटीज़ हमको यहाँ पर मैग्नीट्यूड गिवन है। तो हमने प्लेट 1 प्लेट 2 के लिए लिख लिया, प्लेट 1 के लिए ये वैल्यू पॉजिटिव, प्लेट 2 के लिए ये वैल्यू नेगेटिव, ऐसे लिख लिया है। अब दोनों प्लेट क्लोज हैं तो हम किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो दोनों प्लेट की वजह से इक्वल मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो एज प्लेट्स आर क्लोज, तो अगर इधर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो दोनों प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में इक्वल ही होगी, बस दोनों के चार्ज डिफरेंट हैं, इसलिए जो नेचर है, डायरेक्शन जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो डिफरेंट होगी। तो अब ए पार्ट देख लेते हैं हम। ए पार्ट में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, मीन्स यहाँ पर हमको इस साइड फाइंड करनी है। तो इसको हमने फर्स्ट लिखा हुआ है, मीन्स हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, ई फर्स्ट ये फाइंड करना है। तो अब इस पॉइंट पर हम देख लेते हैं बच्चों कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से होगी इस रीजन में। तो सपोज हमने ये कोई ऐसे एक पॉइंट पे देख लिया, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी, मीन्स E1 की डायरेक्शन ये वाली हो गई। ठीक है, ये E1 की डायरेक्शन हो गई, और E2 की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी, टुवर्ड्स नेगेटिव। सेकेंड प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, फर्स्ट प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की तरफ होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो ये अपोजिट हो गई। और हमने जस्ट बात की कि दोनों के मैग्नीट्यूड्स जो हैं वो सेम होंगे, इसलिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इधर की साइड किसी पॉइंट पर, वो क्या हो जाएगी, E1 माइनस E2 लिख सकते हैं हम इसको। मैग्नीट्यूड्स दोनों के सेम ही हैं, इसलिए ये वैल्यू हो जाएगी 0। तो ई फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गई, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगी। अब बी पार्ट देखते हैं, इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकेंड प्लेट। अब हमको इस रीजन में बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इधर भी हम ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। यहाँ के लिए हम इस रीजन में देखें कि सपोज इधर हमने कोई ऐसे एक पॉइंट ले लिया है, तो E1 की वैल्यू जो है, E1 के लिए डायरेक्शन किस साइड होगी, पॉजिटिव है तो आउटवर्ड ही होगी, मीन्स ये डायरेक्शन आ गई E1 के लिए। और यहाँ पर ये प्लेट 2 नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए E2 की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, टुवर्ड नेगेटिव चार्ज। अब फिर से दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से अपोजिट हैं और मैग्नीट्यूड्स इनके सेम ही होंगे बिकॉज प्लेट्स आर क्लोज टू ईच अदर। तो इस रीजन में भी ई सेकेंड में भी हम क्या लिख सकते हैं, E1 माइनस E2, और मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए इसको हम लिख देंगे 0। हम यहाँ मेंशन कर देते हैं कि यही चीज़ कि E1 का जो मैग्नीट्यूड है वो E2 के मैग्नीट्यूड के है, इक्वल है, इसलिए हमने इसको 0 लिख दिया है। ऐसे ही यहाँ पर भी लिख देंगे E1 का मैग्नीट्यूड E2 के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। अब सी पार्ट देख लेते हैं। अब सी पार्ट के लिए देखते हैं बच्चों, सी पार्ट में यहाँ दोनों प्लेट्स के बीच में हमको बतानी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बिटवीन द प्लेट्स। इस वाले पोर्शन में E1 के लिए क्या डायरेक्शन होगी, मींस प्लेट 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड, तो ये डायरेक्शन आ जाएगी। और इस प्लेट 2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो ये कैसी है, नेगेटिवली चार्ज है प्लेट 2, तो टुवर्ड्स नेगेटिव ये आ गई। तो प्लेट 1 की वजह से भी यही डायरेक्शन आ रही है, प्लेट 2 की वजह से भी यही आ रही है, तो दोनों डायरेक्शन सेम आ गई हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की।
तो इस तरह से यहाँ पर जो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, फॉर दिस रीज़न वो क्या आ जाएगी, E1 प्लस E2। क्यों ऐड हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो नेट फील्ड दोनों को ऐड करके आ जाएगी। और दोनों ही मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2E1 ऐसे लिख सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ शीट के लिए फॉर्मूला अब यहाँ हम रख देते हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला होता है शीट का, गॉस लॉ की एप्लीकेशन है, हमने उसमें पढ़ा है अच्छे से। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं सिग्मा की, क्या वैल्यू है, 17 इंटू 10⁻22, 17 इंटू 10⁻22। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमको पता ही होती है 8.85 इंटू 10⁻12। ये 12 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -10। ठीक, पावर -10 हो गई। और इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो आ जाता है 1.92 इंटू 10⁻10। क्या फाइंड किया है हमने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यूनिट आ जाएगी न्यूटन पर कूलम। तो इस तरह से हमने रीजन फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर ली है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस देखकर, कि इस साइड डायरेक्शन अपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इस साइड भी अपोजिट है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड्स में ये इक्वल ही हैं। और यहाँ इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, इसलिए ये ऐड हो जाएगी। तो बच्चों, आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।